वो इसके सीने के साथ चिपकी हुई थी। इसे छोड़ने को तैयार ना थी। स्मार्ट का सीईओ भी इस डरी सहमी मॉडल को छोड़ने को तैयार न था। बैक स्टेज पर हर फर्द हैरत से खड़ा था। जमरा खान के पुरुष शॉल में लिपटी थी। अल्तमश इसे अपनी मजबूत बाहों में भींचे हुए था। इसकी आंखों की सुर्खी फनाह कर रही थी, वो फनाह हो रहा था। फरहाद दुर्रानी पेन की जेबों में हाथ डाले इन दोनों को ही देख रहा था। इश्मात का सीईओ और हिना में सप्तगीन का आखिर ताल्लुक क्या था? ये ताल्लुक बेहद गहरा था। बाहों की मजबूती और चपकने से जाहिर था ब्लू कोट में मलबूस मर्द जुनूनी था या आशिक, वो समझ ना पा रहा था। या ये ताल्लुक सिर्फ एक रात पर मबनी था? बैक स्टेज के पार सब मुंह खोले खड़े थे। मॉडल्स और पूरी टीम मेंबर हौसदा थी। हिना में सप्तगीन काफी ऊंची शय थी। आते साथ ही दो दो मर्दों को अपने हुस्न और जवानी के जाल में फंसा चुकी थी। पहले फरहाद दुरानी और अब इस्मात का सीईओ। मुझे बाहर कोई नजर नहीं आना चाहिए। ना कोई कैमरा, ना कोई फर्द। वो जिमर खान को सीने से लगाए दहाड़ा था। वो जिमर खान को अपनी जुनूनी गिरफ्त में भींचते ही जा रहा था। जिमर खान इसके साथ मजीद शिद्दत से चिपकी। इस वक्त इसके लिए इससे मजबूत पनाहगाह कोई ना थी। इसे यही सीना, यही गरमाइश चाहिए थी। स्टेज पर इसका ब्लाउज उतरने ही वाला था। अगर अल्तमिश इसे न बचाता तो वह कहीं की न रहती। वो आज जिंदा रहने के भी काबिल न रहती। वो बेमौत मर जाती। अल्तमिश जिमर खान को सीने से लगाए दरवाजे की तरफ भारी कदमों से बढ़ गया। इसके आदमी बाहर गाड़ी ले आए थे। इस हिस्से में कोई नहीं था। मीडिया और दीगर क्राउड सामने वाले हिस्से की तरफ था। हिनावे का आउटफिट किसके पास था? फरहाद दुर्रानी चीखा तो अल्तमिश के बढ़ते कदम ठहरे थे। जमर खान के गिर्द लिपटे इसके हाथों की मुठियां खिंच गई थी। आंखों की सुर्खी में इजाफा हुआ था। जिमर खान की हिचकियां बतरजीह बढ़ रही थी। वो बहुत बुरी तरह कांप रही थी। वो जिमर खान को सीने से लगाए भारी कदमों से निकल आया था। एक नई गॉसिप तैयार थी। हिनावे और इश्मात के सीईओ के नाजायज ताल्लुकात हैं। कल रात बहुत मजे की गुजरी थी। तभी तो इश्मात का सीईओ एक मॉडल के लिए यूं पागल हो रहा था। स्टूडियो के ऑफिस में जाते हुए फरहाद दुर्रानी के इस गॉसिप पर कदम रुके थे। अपने अपने बैग्स तैयार रखो, कल सुबह की तुम सबकी फ्लाइट है। फरहाद दुर्रानी ने मुड़ते हुए सबको कहरबार निगाहों से देखा। फरहाद, इसमें हम सबका कोई कसूर नहीं है। जिसका कसूर है इसे तो इश्मात का सीईओ अपने साथ ले गया और वह तुम्हारी सगी इसके साथ चली भी गई। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये सब हिनावे ने खुद किया। फरहाद सानिया की बात पर इसके करीब आया और ये सब इसने क्यों किया? फरहाद दुर्रानी ने पैंट की जेबों में हाथ फंसाते सानिया की आंखों में देखा। दो दो मर्दों की हमदर्दी पाने के लिए, मशहूर होने के लिए, पब्लिकली स्टंट। वो फरहाद दुर्रानी की आंखों में देखते बोली थी। अच्छा? फरहाद दुर्रानी ने अच्छा को लंबा खींचा था। तुम्हें लगता है कोई भी औरत इतना गिर सकती है? फरहाद दुर्रानी ने अपनी बड़ी शेव उंगली से नोची। ये इसके गुस्से की इंतहा होती थी। वो गुस्से में अपनी बियर्ड नोचता था और फिर तूफान आ जाता था। सब सहमे से खड़े थे। सानिया अपनी मौत के करीब ही थी। बदनाम ना हुए तो क्या नाम? सानिया तंजिया मुस्कुराए। फरहाद दुर्रानी के आईब्रो ऊपर को उठ गए थे। जो औरत बंद कमरे में वेश्या बन जाए, इसे बाहर कपड़े उतारने में क्या मसला होगा? एक जरा सा पोज ही तो खा। सानिया जहरखन लहजे में बोली थी। फरहाद दुर्रानी चेहरे पर एक हाथ रख गया था, गुस्सा जब्त करने की इंतहा। सानिया, चलो यहाँ से। टीम का एक मेंबर सानिया की तरफ बढ़ा ताकि इसे वहां से लेकर जाया जा सके। रुक जाओ। फरहाद दुर्रानी ने चेहरे से हाथ हटाते इसे इशारे से रोका। तुम्हें हिनावे से क्या मसला है? बस तुम ये बताओ। फरहाद दुर्रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। सब मजीद सहमे थे। ये मुस्कुराहट, ये नरमी कुछ देर बाद स्टूडियो में भूचाल ले आने वाली थी। मेरा मसला हिनावे नहीं, तुम हो। सानिया अपना जब्त खोते चीख उठी थी। फरहाद दुर्रानी सवालिया अंदाज में से देखते अपने सीने पर उंगली रखे हुए था, जैसे पूछ रहा हूं मैं कैसे? हाँ तुम फरहाद। हिनावे के आने से पहले सानिया ऐसी सानिया वैसी सानिया। सानिया, तुम बाकी मॉडल्स को खा जाओगी। सानिया, तुम्हें मैं बहुत बड़ी मॉडल बनाऊंगा। हिनावे के आते ही मैं जीरो हो गई। तुमने मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया। इस फैशन शो की मैं मेन मॉडल थी, मगर फिर भी
मुझे तुमसे ऐसे ट्रीट किया तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं हूं ही नहीं। तुम्हारी इस चहीती की वजह से मैं परफॉर्म भी ना कर सकी और वो तुम्हें डच करके एके के साथ चली गई। इसे पता चल गया था कि तुम सिर्फ बातें करते हो। एके लेकर जाएगा इस इन बुलंदियों पर जिसका वादा तुमने किया इसके साथ। तुम्हारे साथ रातें हसीन करने के साथ अच्छा है एके के साथ रातें हसीन कर ली जाएं। वो तेज तेज बोलते अपने अंदर का सारा जहर निकाल रही थी। और बोलो, मुझे जानना है तुम्हारे अंदर कितना जहर है। फरहाद दुर्रानी कुर्सी घसीट कर बैठ गया था, इत्मीनान से इसे देखे गया। स्टूडियो में गंभीर सन्नाटा छाया था। फरहाद दुर्रानी अगर पुरसुकून था तो ये खुश आइंदा न था। सानिया गहरे सांस लेते फरहाद दुर्रानी की तरफ बढ़ आई। इसकी आंखों में शरारे दहके हुए थे। वो झुकी और फरहाद दुर्रानी की कोट को मुट्ठियों में जकड़ लिया। सब बेसांस से दोनों को देख रहे थे। मेरे साथ तुमने अपनी रातें काली की हैं, इनका हिसाब कैसे दोगे तुम? वो वादे, वो सब क्या था? वो हिचकियों से कह रही थी। फरहाद दुर्रानी झटका खाकर सीधा हुआ। आंखों में खून उतर आया था। वो ये क्या कह रही थी? वहां खड़े सबने अपने लबों पर हाथ जमा लिए थे। ऐसा कैसे हो सकता था? फरहाद दुर्रानी के किसी औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे। वो रिलेशनशिप में था। वो तो औरतों से ज्यादा मर्दों में दिलचस्पी रखता है। दिन रात तुमने मुझे इस्तेमाल किया, मेरे साथ अपने लम्हे हसीन बनाए। अब तुम मुझे एक इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर की तरह फेंक देना चाहते हो तो मैं यही नहीं होने दूंगी। वो आंखों में सुर्खी लिए गुर्राई। फरहाद दुर्रानी बस इसे देखे जा रहा था, एक लफ्ज नहीं कहा था। सानिया सीधी खड़ी हुई। ये दिखावा करता है वरना औरतों में दिलचस्पी रखता है। हर दूसरी मजबूर लड़की का सौदा करता है, इसके साथ अय्याशी करता है। वो सबको देखते कह रही थी। फरहाद दुर्रानी खामोशी से बैठा था, आंखों में सुर्खी लिए बस वो सानिया को देखते जा रहा था। ये दरिंदा है, वहशी है, ये देखो वो निशान जो उसने कल रात मुझे दिए। वो अपनी आस्तीन फाड़ चुकी थी। इसके बाजू पर सुर्ख नीले धब्बे थे। स्टूडियो में पहले से ज्यादा गंभीर खामोशी छाई थी। इसकी एक अदद बीवी भी होती थी। ऐसी ही दरिंदगी इसने इसके साथ भी दिखाई थी, इसलिए तो इसने खुदकुशी कर ली। साथ में मरले से कूदी थी वो। फरहाद दुर्रानी की गर्दन में गिल्टी उभर कर मातूम हुई। वो स्टिल एक ही पोजीशन में बैठा हुआ था, सानिया से एक लफ्ज नहीं कहा था। सानिया ने अपनी आंखें बेदर्दी से मसली और हील की टक-टक करती चली गई थी। फरहाद दुर्रानी मुजस्सम सा बना बैठा था। स्टूडियो में सांप सूंघ गया था। कुछ देर बाद वो उठा था और स्टूडियो के ऑफिस की तरफ चल पड़ा था। वो ऑफिस की मेज पर दोनों हाथ रख कर झुका हुआ था, सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। जिमर का आउटफिट के साथ किसने छेड़छाड़ की इसे जानना था। इसके चेहरे के तासुरात सपाट थे, बाहर जो हुआ इसे फर्क ही नहीं पड़ा था। क्या वाकई में इसे फर्क नहीं पड़ा था? वो तंदो तेज ड्राइव कर रहा था, जबड़े भींचे हुए, आंखों में कहर और लहू उतरा हुआ। ड्राइव करते वो बार बार अपनी टाई की नॉट खोलने की कोशिश कर रहा था। ये टाई फंदा थी। ये सूट इसके बदन पर खारदार तारों की तरह था। इसे अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था। सिमर खान इसके पहलू में बेसांस सी बैठी थी। छोटी सी शॉल को सीने से जकड़े हुए, ब्लाउज कब से खुल चुका था। जिमर खान के आंसू खुश्क हो चुके थे। वो एक ही बात सोच रही थी, अगर पहलू में बैठा मर्द इसे न बचाता तो इसके साथ क्या होता। बाकी कुछ वो सोच ही ना रही थी। वो बस पथराई सी बैठी थी, रो रो कर आंखें सूज चुकी थी। काजल फैल चुका था, ऊंचे हेयर स्टाइल के कुछ एक्सेसरीज निकल चुकी थी। जूड़े की लटें निकलती गालों को छू रही थी, कुछ लटें गर्दन तक आ रही थी। अल्तमेश अपने मुंह पर एक हाथ फेरते विंड स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए था। विंड वाइपर हिल रहे थे। पेरिस की जगमगाती सड़कों पर बारिश हो रही थी। वो कहाँ जा रहा है इसे कुछ खबर न थी। वो बस गाड़ी इधर उधर घुमाए जा रहा था। रात बाहर ठंडी और बर्फीली थी। गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर इतना ही गर्म, ये आग, ये गर्मी अल्तमिश के वजूद से फूट रही थी। गाड़ी अब तारीकी पर सफर कर रही थी। यहाँ इक्का दुक्का ही गाड़ियां चल रही थी। कभी कभी पास से कोई औरत, कोई गाड़ी गुजर जाती तो खामोशी टूट जाती थी। वो अपनी गर्दन में फंसी फंदे की तरह टाई को खोलने की कोशिश कर रहा था। फंदा था, मजीद कसता जा रहा था। इसने पूरी कुव्वत लगाए टाई खींची तो उसे झटका लगा था।
اس کا چہرہ نیلا ہوا، اسے کھانسی کا دورہ پڑا، یہ ٹائی سچ میں پھندا تھی۔ وہ گاڑی روکتے کھانستا چلا گیا۔ زمر خان ہوش میں آئی تھی، وہ اس کی طرف تیزی سے جھکی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے خود کو چھونے سے منع کر چکا تھا۔ زمر خان رک گئی تھی۔ وہ سیٹ سے سر ٹکائے کھانستا جا رہا تھا۔ اس کا سینہ کھانسنے سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس کے بدن جھٹکے کھا رہا تھا۔ گاڑی ہلنے لگی تھی۔ زمر خان کو التمش سے خوف سا محسوس ہوا۔ حواس بیدار ہونے لگے۔ وہ گاڑی کے دروازے کی طرف کھسک گئی۔ پہلو میں بیٹھا مرد اس کا شوہر تھا۔ وہ شوہر جسے دھوکہ دیتے اس پر گھناؤنے الزام لگاتے، وہ اسے چھوڑ آئی تھی۔ وہ شوہر جس کا دوسرا نام فرعون تھا۔ پہلو میں بیٹھا مرد سفاکی میں مشہور تھا۔ زمر کی آنکھوں کے آگے وہ منظر آیا جس میں وہ گاؤں کی چونک میں الٹے لٹکے مرد پر گولیاں چلا رہا تھا۔ وہ مرد پانی مانگ رہا تھا۔ اسے پانی نہیں دیا گیا تھا۔ زمر خان نے خوف سے سسکی لی۔ وہ اس کی یہ بے رحمی آج نہیں بھولی تھی۔ اس سے نفرت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس مرد کی بے رحمی جو دوسروں پر ڈھاتا تھا۔ التمش کے کھانسنے میں اس کی سسکی دب گئی۔ وہ کھانستے ہوئے اپنی ٹائی کی گرہ ابھی بھی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گرہ ٹائٹ ہوتی جا رہی تھی اور وہ پہلے سے زیادہ کھانس رہا تھا۔ دہشتی دہشت تھی جو زمر خان پر طاری ہونے لگی۔ وہ یہاں کیسے آیا؟ زمر خان نے پہلی بار یہ سوچا تھا، یہ یہاں تک کیسے پہنچی؟ وہ کھانستے ہوئے بس یہی سوچے جا رہا تھا، خان نے اسے کیسے آنے دیا؟ وہ کرب کی انتہا پر سوچ رہا تھا، بالوں کی مٹھیوں میں جکڑے وہ اب سانس کھانس رہا تھا۔ خان نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ وہ اذیت کی انتہا پر سٹیئرنگ پر سر رکھ گیا تھا۔ کھانسی کا دورہ تھا جو اسے پڑا تھا۔ درد دل سے ریڑھ کی ہڈی میں اترنے لگا۔ وہ کانپتے ہاتھ سے گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل آیا تھا۔ بارش کی بوچھاڑ اسے اسی لمحے گیلا کر گئی تھی۔ سانسیں تھی مزید اٹکی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے لڑکھڑاتے ہوئے بونٹ تک آیا۔ ونڈ اسکرین سے سامنے بیٹھی عورت پر نظر پڑی۔ وہ بے سانس سا ہوا۔ سانسیں خلق میں اٹک گئیں۔ وہ جو ابھی بھی سوچ رہا تھا یہ نثروں کا دھوکہ ہو، دل کی بغاوت ہو، حنا سبتگین میں سے زمر کا چہرہ نظر آ رہا ہو، مگر کچھ سراغ نہیں تھا، کچھ دھوکہ نہیں تھا۔ جو کچھ تھا وہ حقیقت تھی۔ حقیقت کافی زہر آلود تھی۔ سامنے بیٹھی عورت وہی تھی، وہی جو دل میں رہتی تھی، آج بھی رہتی تھی، شدت سے سینے میں دھڑکتی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے گاڑی کے بونٹ پر چڑھایا۔ زمر بے اختیار سیٹ میں سمائی۔ یہ مرد پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا تھا، زخمی گھائل سا لگ رہا تھا۔ وہ ونڈ اسکرین پر لیٹے ہاتھ رکھے زمر کی سرمئی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے شیشے کے پار اسے چھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاں یہ وہی تھی، ہاں یہ اس کی زمر بیوی تھی۔ زمر خان مزید سیٹ سے ساتھ چپک گئی تھی۔ زمر اس کے بھیگے گال دیکھ کر بارش اور آنسوؤں کے قطروں میں پہچان نہ کر پائی۔ وہ رو رہا تھا، یہ بارش اسے بھگو رہی تھی، سب دھندلا تھا، سب فنا تھا۔ وہ ونڈ اسکرین پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ یہ آنکھیں سرمئی تھیں، یہ عورت زمر خان تھی۔ زمر نے جلدی سے گاڑی کے تمام دروازے لاک کر دیے۔ بارش میں بھیگتا پاگل دیوانہ اب اندر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے سیدھا ہوا، ونڈ اسکرین کے ساتھ ٹیک لگائے۔ وہ نیند دراز ہنستا چلا گیا تھا۔ بارش اسے بھگوتی جا رہی تھی، ٹائی کی نوٹ کھل نہیں رہی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ زمر خان ریش بورڈ کا دراز کھولتے تلاشی لینے لگی۔ اس کا بدن بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے التمش سے عجب سا خوف آ رہا تھا۔ اس کے ہنسنے کی آوازیں سنتے اس کا رواں رواں لرز رہا تھا۔ وہ شال سینے سے جکڑے اب سیٹس کی تلاش لے رہی تھی۔ وہ التمش کا فون ڈھونڈ رہی تھی تاکہ یہاں کی پولیس کو کال کر کے اپنی جان بچا سکے۔ اس کی جان لے سکتا ہے کیا؟ وہ یہ سوچتے لمحہ بھر رکی تھی۔ لے سکتا ہے، بالکل لے سکتا ہے۔ غیرت کے نام پر وہ اس کی جان لے سکتا تھا۔ اس کے پیچھے زاویار تھا جو التمش کو یہاں سے بچا کر لے جا سکتا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے پاگلوں کی طرح التمش کا فون ڈھونڈ رہی تھی۔ سیٹ کے نیچے گرا اسے ایک موبائل نظر آیا۔ موبائل اٹھاتے وہ ششدر ہوئی۔ اتنا مہنگا موبائل؟ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی، اب وہ گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ مہنگی ترین گاڑی کروڑوں روپے کی تو ہوگی۔ التمش کے جسم پر پہنا وہ سوٹ، وہ اس کے جسم سے آتی وہ خوشبو، وہ وہی خوشبو جو ایک سے آئی تھی۔ التمش ہال میں سب کے سامنے والے نشست پر بیٹھا تھا۔ سامنے تو سب وی آئی پی بیٹھے تھے۔ وہ اسے سینے سے لگائے چیخ رہا تھا، گاڑی لانے کو کہہ رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ زاویار کی مہربانیاں تھیں کیا؟ وہ اشمارٹ کا سی ای او ہو سکتا ہے، وہ یہ نہیں سوچ سکتی تھی۔
मर कर भी नहीं सोच सकती थी। नाजायज सड़क पर पैदा होने वाले के बारे में वो इससे अच्छा नहीं सोच सकती थी। जिमर ने अल्तमिश के मोबाइल का लॉक खोलने की कोशिश की। पासवर्ड इसे पता था। वो लैपटॉप मोबाइल एक ही का पासवर्ड लगता था। मेरी बीबी। वो कांपती उंगलियों से पासवर्ड लगाने लगी मगर लॉक नहीं खुला था। एक बार दो बार इसने बहुत बार ट्राई किया मगर लॉक नहीं खुला था। जिमर ने विंड स्क्रीन से बाहर देखा। वो बोनट से उतर आया था। जिमर खान बदहवास हुई। वो इसी की तरफ आ रहा था। अल्तमिश ने इसकी तरफ आते खिड़की पर पूरी कुव्वत से मुक्का दे मारा था। जिमर खान उछल पड़ी थी। मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। वो शीशे पर मुक्के मारता जा रहा था। पागलों की तरह बेदरीग मुक्के मारते जा रहा था। जिमर खान दूसरी तरफ खिसके इसे सहमी निगाहों से देख रही थी। वो गले को जकड़े खांसने के लिए एक लम्हा रुकता फिर मुक्के मारने लग जाता। जिमर खान ने शीशे पर उभरती खून की बूंदें देखी। उसका हाथ जख्मी हो चुका था। बारिश खून को धोने लगी मगर वो रुका न था। वो अपनी पूरी कुव्वत लगाए शीशे पर मुक्के मारता जा रहा था। इसकी आंखें हर तासुर से खाली थी। बस खून इन आँखियों में उतरा हुआ था। जिमर खान कानों पर हाथ रखे चीखती जा रही थी। वो था कि रुक ही ना रहा था। शीशा खून से रिसने लगा। बारिश एक बार फिर इस खून को धो चुकी थी। जिमर दिलखराश चीखें मारते हुए बस यही सोच रही थी वो खुद को इस वहशी पागल से कैसे बचा सकती है। इसकी शॉल सीने से उतर चुकी थी। ब्लाउज नीचे ढलका हुआ। शीशे पर जरबे लगाते वो लहसा पर रुका था। अंदर का मंजर तकलीफ दे था। अल्तमिश ने अपनी आंखें मस ली और फिर से शीशे पर मुक्के मारने लगा। जिमर खान ने एंगेजमेंट पर निगाह दौड़ाई। इसकी रंगत फक हो गई। चाबी तो गाड़ी में लगी ही नहीं थी। चाबी अगर अल्तमिश के पास थी तो फिर शीशा क्यों तोड़ रहा था। इसे अल्तमिश से खौफ आया, बस खौफ। वो इस वक्त जख्मी शेर लग रहा था। पागल जुनूनी लग रहा था। अल्तमिश ने चीखते हुए पूरी कुव्वत से जरब लगाए। शीशा तड़क उठा था। जिमर खान चेहरे पर हाथ रख गई। एक किरची गाल में पेवस्त हो चुकी थी। वो इतनी हिरासा हो चुकी थी खौफ से चीख भी ना सकी थी। वो बचा कुचा शीशा भी अब तोड़ रहा था। हाथ बुरी तरह जख्मी मगर इसे परवाह नहीं थी। खुदा के लिए अल्तमिश रुक जाओ। वो खौफजदा होते दोनों हाथ इसके आगे जोड़ गए। वो रुका नहीं था। शीशा टूटता चला गया। एक आखिरी जर्ब मारी थी। शीशा पूरी तरह टूट गया था। जिमर खान हलक के बल चीखी और चीखती चली गई। वो अंदर झुका हुआ इसे डैशबोर्ड का ड्रॉर खोलते देखकर जिमर खान साकत हुई। वो इसमें से कुछ निकाल रहा था। शायद पिस्टल। जिमर खान की आंखें खौफ से फैली। ये ख्याल इसे क्यों ना आया। इसे तो इस ड्रॉर में पिस्टल नजर नहीं आई थी। चाकू ढूंढ रहा है वो क्या। अगले पल ये दिमाग में समाया वो इसे चाकू से मारेगा मगर इसे चाकू भी नजर नहीं आया था। वो अपनी मतलूबा चीज निकाल चुका था। जिमर खान की आंखें तहेर से सुकड़ी थी। इसके हाथ में बेहद छोटी सी शीशे की बोतल थी। ये बोतल देखी थी इसने मगर वो क्या करने वाला था। अल्तमिश ने ढक्कन खोलते बोतल लबों से लगाई तो जिमर खान सरनफी में हिलाने लगी। अल्तमिश ये सब नहीं कर सकता था। वो जिमर खान को एक निगाह देखते रुख मोड़ गया। गाड़ी के दरवाजे के साथ टेक लगाए नीचे बैठता चला गया। बारिश अभी भी हो रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन थी। सुनसान सड़क इतराक में घने दरख्त। जिमर खान सहमी से चारों तरफ देख रही थी। वो गाड़ी के साथ टेक लगाए घूंट घूंट कर रहा था। इसे होश में नहीं रहना था। होश में रहता तो वो इस औरत का कत्ल कर देता मगर वो अपने हाथ इस औरत के गंदे खून से नहीं रंगना चाहता था। बारिश में भीगता वो अब अपने हाथ देख रहा था। मेरे खान ने ये मेरे साथ क्या कर दिया। मुझे इतनी ज्यादा अजियत कैसे दे दी। वो गहरे सांस लेता चाय की नोट खोलने लगा। इसे खांसी का गौत आया था। वो खांसता चला गया। टाई फंदा नहीं थी। रिश्ते फंदा थे। वो ताल्लुक फंदा था बन चुका था जो इसके खान के साथ था। क्यों क्यों वो हलक के बल चीखा था। क्यों किया मेरे साथ ऐसा। वो अपने बाल नोचते चीख रहा था। जिमर खान मतवोहर सी रो रही थी। खौफ से इसका रुआ रुआ खड़ा हो चुका था। मैं अपनी इज्जत अपनी आप के पास छोड़ कर आया था। आपके भरोसे पर मैंने अपनी औरत छोड़ी थी। अपनी इज्जत अपनी मोहब्बत आपके हवाले की थी वरना किसी की इतनी जुर्रात नहीं थी मेरी औरत मुझसे छीन सकता। वह भसियानी चीखें मार रहा था। अगले ही पल जिमर खान ने दहाड़े मार मार कर रोने की आवाज सुनी। वो ऊंचा ऊंचा रो रहा था।
जिमर बेसांसी हुई, इसे एक एक याद आया वो भी ऐसे ही रोया था। जिमर खान चकराती निगाहों से अपना सर जकड़ गई। बारिश की बौछार अब टूटे शीशे से अंदर इसे भी भिगोने लगी थी। पहली बार इसे सर्दी का एहसास हुआ था। वो सर्दी के एहसास से कांपने लगी। रही का सही कसर वो चीख चीख कर रोते हुए निकाल देता था। वो डर जाती, सहम जाती, वो बाहर चीखता, वो अंदर जोरों शोरों से रोने लगती। इसे अल्तमिश से कभी इतना खौफ नहीं आया था जितना आज आ रहा था। पहले कभी ऐसे नहीं लगा था वो इसे जान से मार सकता है। आज पहली बार ऐसा लगा था वो इसे मार सकता है। स्टेज पर जो कुछ हुआ, वो जिस तरह का लिबास पहनने खड़ी थी, खौफ से अब इसका रोम रोम मुजम्मिन था। हदियां थी, खौफ और हिरास इससे ठंडी पड़ रही थी। जिमर ने आगे को होते ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो दूसरी तरफ से निकलकर यहाँ से भाग जाना चाहती थी। आगे जाकर वो किसी से भी मदद मांग सकती थी। वो भूल गई थी इसकी क्या हालत है। वो इस वक्त एक छोटी सी शॉल से अपना जिस्म ढांपे हुए है। इस वक्त इसके सर पर सिर्फ अल्तमिश का खौफ सवार था। हमेशा की तरह जिमर खान ने आज भी खुद का सोचा था। इसके झुकते हुए अपने पैर हील से आजाद किए। वो धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोलते बाहर निकल आई। अब वो ठिठुरती बारिश में भागती जा रही थी। भारी लहंगा इसके पैरों में आ रहा था। शॉल वो एक हाथ से सीने से जकड़े हुई थी। वो अंधाधुंध तारीख सड़कों पर भागती जा रही थी। गैरत के नाम पर इसने बहुत कत्ल देखे और सुने थे। औरत को मारने के लिए बस ये कह देना काफी होता था वो बद किरदार है। इसे किसी दूसरे मर्द के साथ देखना दुश्मनी इंतकाम तक को गैरत की भेंट चढ़ा दिया जाता था। वो मार भी दी गई तो इसके अपने ही अल्तमिश का साथ देंगे। वो सबसे कह देगा इसने इसे किसी के साथ देखा है। इश्मात के सीईओ कमरे में भी तो गई थी। वो ये सब सुनेगा तो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो रोते हुए बस भागती जा रही थी। जावियार ने इसके साथ धोखा किया। इसे यहाँ भेजकर अल्तमिश को इसके पीछे लगा दिया। अल्लाह करे तुम मर जाओ, तुम्हारे पास कुछ ना रहे। अंधाधुंध भागते हुए इसने जावियार खानजादा को पूरी शिद्दत से बद्दुआ दी। यकदम वो किसी की गाड़ी के साथ टकरा गई। गाड़ी में बैठा शख्स बर वक्त ब्रेक न लगाता वो दूर उछल कर जा पड़ती। वो खुद को संभाल ना पाई थी, गाड़ी के बोनट पर जा गिरी थी। सीने से शॉल को मुट्ठी में जकड़ लिया। गाड़ी में दो अंग्रेज बैठे थे, आंखें सुकेड़े से देख रहे थे। प्लीज हेल्प मी, जमीर खान ने रोते हुए कहा। इन दो मर्दों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। माई लाइफ इज डेंजर, प्लीज हेल्प मी, वो रोते हुए कह रही थी। वो अंग्रेज गाड़ी से निकल आया। जिमर के इतराफ में निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक कोई नहीं था। सुनसान सड़क और हल्की मध्यम पड़ती स्ट्रीट लाइट्स। जिमर खान अपनी शॉल सीने से जकड़ती रोते ही जा रही थी। वो मर्द से गहरी निगाहों से देख रहा था। रिलैक्स, कम इनसाइड। जमीर खान के सामने खड़ा मर्द बोला, प्लीज कॉल द पुलिस। वो हिचकी लेते बोली। वो इतनी बेवकूफ हरगिज ना थी किसी भी अनजान मर्दों के साथ बैठकर यूं चली जाती। इसे अल्तमिश से बस कुछ छुटकारा चाहिए था। पुलिस तक खबर करनी थी, पर हाथ दुर्रानी तक पहुंचना था। अंदर आओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, घबराओ मत, इस मर्द ने अंग्रेजी में कहते जिमर की कलाई पकड़नी चाहिए। डोंट टच। वो झटका खाकर पीछे मुड़ी। कम इनसाइड। वो अंग्रेज कुर्राया। जिमर सरनफी में हिलाते अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगी। वो हंसा था। जिमर खान की रंगत मुतगीर हुई। वो इसे लम्हे मुड़ते हुए दूसरी तरफ भागने लगी। वो मर्द भी इसके पीछे तेजी से आया। वो यकदम रुकी थी, चीख चीख कर रो दी। सामने ही अल्तमिश खड़ा था, जख्मी हाथ में टूटी शीशे की बोतल पकड़े हुए, आंखों में खून लिए। वो जिमर खान को ही देख रहा था। जिमर खान भागते हुए इसके साथ शिद्दत से लिपट गई। बारिश मजीद तेजी से बरसने लगी थी। वो रोते हुए अल्तमिश के सीने से लिपटी हुई थी। वो अंग्रेज उल्टे कदमों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी में बैठते गाड़ी जन से भगा कर ले गया था। इस बार मजबूत बाजों का घेरा इस पर तंग नहीं हुआ था। वो बेतासुर चेहरे के साथ खड़ा रहा। वो सीने से लगी भी तो दिल ना धड़का था। अल्तमिश, वो सर उठाए रोते हुए इसकी आंखों में देख रही थी। अल्तमिश ने इसे बाजों से जकड़े खुद से अलहदा किया और आगे बढ़ने लगा, सर्दो सपाह चेहरे के साथ, आंखों में खून लिए। जिमर इसके साथ घिसटती जा रही थी। अल्तमिश, मैं बस अपने ख्वाब पाना चाहती थी, वो इसके साथ घिसटती कह रही थी। शॉल सीने से जकड़े फूलती सांसों के साथ
वो खामोशी से चल रहा था, गिरफ्त आहनी वो इसके साथ घिसट रही थी। वो वो घसीट रहा था। बारिश तेज से तेज तर होती जा रही थी। जमर खान सर्दी से बुरी तरह ठिठुर रहे थे। होंठ नीले पड़ गए थे। तुम समझने की कोशिश करो, तुम और मैं एक नहीं हो सकते। वो अभी भी न रुका था, चलता जा रहा था। बारिश के साथ इसके स्याह बूटों की धमक की गूंज भी खौफनाक थी। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, दो वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकते। वो अपने बालों में उंगलियां फेरते आगे बढ़ने लगा। कांच की टूटी बोतल कोट के अंदरूनी जेब में डाल दी। मैं आसमान का चांद हूँ अल्तमिश, और तुम जमीन पर पड़ा बस एक कंकड़। यकदम बिजली चमकी थी। वो खौफ से इसके पुष्ट के साथ लिपटी। वो बूटों के भारी धमक लिए आगे बढ़ता रहा। गिरफ्त मजीद सख्त हो गई थी। समझो इस बात को, मोहब्बत कुछ नहीं होती। जिंदा रहने के लिए मुझे वो सब चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं। इसे अल्तमिश के कदमों का साथ देने के लिए भागना पड़ रहा था। अल्तमिश ने इसका बाजू छोड़ा नहीं था। जमीर खान इसके लम से जलने लगी। मुझे तलाक दे दो अल्तमिश। बिजली की खौफनाक कड़क, इस बार वो रुक गया था। इसे रुकना पड़ा था। छोड़ दो मुझे अल्तमिश। सुरमैया के ब्राउन आंखों में गड़ गई। वो आमने सामने आन खड़ा हुए, एक दूसरे के रूबरू, एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े। बाजू पर इसका लम्स हनूस था। ये सूट, ये पावर तुम्हारी नहीं है, मांगा हुआ है अल्तमिश। जावियार ने मुझे वापस लाने के लिए तुम्हें ये सब दिया। छीन लेगा तुमसे, कुछ नहीं बचेगा, दंगे हो जाओगे। वो आंखों में सुर्खी लिए से देखता रहा। अभी के लिए वो नंगी हो रही थी। शॉल सीने से फिसल चुकी थी। दूधिया पेट तक इसकी आंखों के सामने था। मोहब्बत करते हो मुझसे तो मुझे छोड़ दो। मोहब्बत सांसें घोटने का नाम नहीं है। सिमर ने इल्तिजा की। इस बार अल्तमिश के लब मुस्कुराए थे, आंखों में यूं ही सुर्खी उतर रही थी। मुझे मार दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? जावियार के कुत्ते बनकर रह जाओगे। तुम्हारे सीने में छुरी घोंपने वाला जावियार है, मैं नहीं। इसने खुद मुझे आजादी दी, मुझे खुद कराची छोड़कर गया। वो इसकी आंखों में आंखें गाढ़े कह रही थी। आसमान का सीना चीरकर बारिश होने लगी थी। ये बारिश अल्तमिश का भी सीना दर्द से चूरने लगी। इसका खान इसके लिए जालिम था। दोनों बुरी तरह भीग चुके थे। जमर खान का पूरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था। वो खामोशी से खड़ा था। वो इसके सर्द आंखों के तासुरात को कोई नाम ना दे सकी। वो इसके लहू रंग चेहरे की पहचान न कर सकी थी। वो बस इसे देखता जा रहा था। एक लफ्ज नहीं कहा था, एक सवाल नहीं किया था, कोई गिला नहीं किया था, एक बार भी इसे पुकारा नहीं था, इसका नाम नहीं लिया था। वो अपने गीले बालों में उंगलियां फेरते फिर से आगे बढ़ने लगा। बाजू पर इसकी गिरफ्त हनूज जमी रही। कदमों में पहले से ज्यादा सख्ती आ गई थी। जमीर खान लहंगा उठाए इसका साथ देते तेजी से भागते ही जा रही थी। सांस फूल रहा था। बर्फीली हवाओं से बदन कांप रहा था। अल्तमिश खानजादा की खामोशी इसकी रीढ़ की हड्डी सनसना रही थी। इसने मुझे कुछ नहीं किया अल्तमिश, बस अपने ख्वाब पाने की कोशिश की है। यही मेरी मंजिल है, तुम मेरी मंजिल कभी थे ही नहीं। वो अब चीखी थी। वो मजीद तेजी से कदम उठाने लगा था। तुम्हारे पास तुम्हारे बाप का नाम तक नहीं, तुम मुझे क्या ही दे सकते हो? वो ठहर गया, आसमान की तरफ देखते दांत पर दांत जमाए। सिमर खान रुककर अपनी धूकनी की मानिंद चलती सांसें दुरुस्त करने लगी। मेरा यकीन करो अल्तमिश, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो हाँफते हुए बोली। वो फिर से चलने लगा। मेरा स्मार्ट के सीईओ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो भागते हुए बता रही थी। वो सर्दो सपाट चेहरे के साथ आगे चलता जा रहा था। मैं इसके कमरे में गई थी, मगर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। जो जुनैद का हाल किया था वही इसका हाल किया। वो खामोशी से चलता जा रहा। बारिश तेज होती गई। मॉडलिंग करना इतना बड़ा गुनाह नहीं जो तुम मुझे गलत के नाम पर मार दो। मैं तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी हूँ। वो अपनी टाई की गिराह खोलने लगा। फंदे की तरह गले में ही फंस गई थी। तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। वो गाड़ी को देखते चीखी। वो इसे सख्ती से अपनी तरफ खींच गया। उसके दाएं कंधे से आन लगी थी। आह! जमीर खान के लबों से दिल का राज चीख निकली। टूटा कांच इसके तलवे में चुप गया था। वो गाड़ी का दरवाजा खोलते इसे अंदर धकेल गया। अल्तमिश मेरा पाँव! वो हंसियानी चीख रही थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट कर गया था। अल्तमिश, दर्द हो रहा है। हमेशा की तरह वो अपने दर्द पर चीख रही थी, रो रही थी। इसे खुद के अलावा किसी के दर्द की परवाह नहीं थी। जिसे कभी इसके दर्द की परवाह थी वो अनजान बना बैठा था। गाड़ी में बुलंद सिसकियों की आवाज बढ़ती गई। ट्रैफिक पुलिस अफसर के रोकने पर अल्तमिश ने गाड़ी रोकी थी। कहाँ से आ रहे हैं? ये गाड़ी का शीशा कैसे ब्रेक हुआ?
افسر کھڑکی میں بازو رکھے انگریزی میں پوچھ رہا تھا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہمارا، بیوی ہے یہ میری۔ وہ اپنا ایک بازو زمر کے کمر کے گرد لپیٹے ہوئے تھا۔ مسکراتے ہوئے زمر خان کی آنکھوں میں دیکھا۔ زمر خان نے افسر کو دیکھتے چند لمحے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آفیسر آئی ڈی کارڈ باقی کاغذات مانگ رہا تھا۔ میری بیوی کے پاس ہے، دیتی ہے وہ۔ التمش نے زمر کی طرف دیکھا۔ زمر خان نے ڈیش بورڈ کے ڈرار سے کاغذات نکال کر افسر کی طرف بڑھائے۔ التمش زمر کے کمر کے گرد بازو لپیٹے رہا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے آفیسر کو مسکرا کر دیکھتے التمش نے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا۔ حرامی سالہ! التمش نے زمر کی طرف جھکتے اس کے گرد لپٹی شال ٹھیک کی۔ کانچ کی ٹوٹی بوتل اپنی تھائس پر رکھتے زمر خان نے کن اکھیوں سے ٹوٹے کانچ کی بوتل کو دیکھا۔ سانس حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے ڈرائیو کرنے لگا۔ چہرے کے تاثرات ناقابل فہم، بے حد ٹھنڈے۔ گاڑی سے اترتے اس نے زمر کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے زبردستی باہر نکالا۔ وہ باہر آنے کو تیار نہ تھی۔ پیرس کی سڑکیں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کتنی بار زمر نے شور مچانے کی کوشش کی۔ التمش کی گود میں پڑی ٹوٹے کانچ کی بوتل دیکھتے وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ پولیس آفیسر کے سامنے تھی۔ وہ اس کی بیک لیس پشت پر کانچ کی نوک رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کے شور مچانے سے پہلے اس کا گلا کاٹ سکتا ہے۔ التمش کی خون اتری آنکھیں سارے راستے اس سے یہی کہتی رہیں۔ چھوٹا سا جنگلے کا آہنی گیٹ کھولتے وہ زمر خان کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگا۔ آس پاس اکا دکا گھر تھے، سبھی ایک طرز پر بنے ہوئے۔ التمش نے گھر کے صدر دروازے پر لگی نیم پلیٹ کو رک کر ایک لمحے کو دیکھا جہاں اشیر ملک لکھا تھا۔ کالے دھندے سے اس کے باپ نے عیاشی کے لیے یہاں بھی بہت کچھ خرید رکھا تھا، آج اس کے کام آ رہا تھا۔ زمر خان کے لبوں پر وہ سختی سے ہاتھ جمائے ہوئے تھا۔ شال اس کے شانوں سے پھسل چکی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈالے ہوئے تھا، دوسرا ہاتھ اس کے لبوں پر جمائے ہوئے تھا۔ دروازے کا لاک اس نے بمشکل کھولا تھا۔ زمر خان اس کے قابو ہی نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھولتے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا۔ زمر خان کی دل خراش چیخیں پورے بنگلے میں گونجنے لگیں۔ وہ دروازے کو لاک لگائے تمام گلاس والز کے بلائنڈرز آگے کر گیا تھا۔ چابی اپنے پین کی جیب میں رکھ لی، خود ایک بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زمر خان سٹنگ ایریا کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی چیختی جا رہی تھی۔ شال اب شانوں پر لہرا رہی تھی، کانچ پیر میں چبھا ہوا تھا۔ اونچا جوڑا نوچ نوچ کر وہ شانوں تک لے آئی تھی۔ اپنے گالوں کو پیٹتی وہ چیختی جا رہی تھی۔ وہ سنی انسنی کرتے بیڈ روم میں جانے کیا کر رہا تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ اد کھلا تھا، اندر گہری خاموشی تھی۔ تم مجھے یہاں سے کہیں نہیں لے کر جا سکتے، میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ اپنی گال پیٹتے کہہ رہی تھی۔ اسے چھوٹے سے بنگلے میں زمر خان کی چیخوں کے علاوہ مکمل خاموشی تھی۔ وہ بیڈ روم سے باہر نہیں آیا تھا۔ زمر خان کافی دیر تک شور مچاتی رہی، رو رو کر چیخ کر اس کا گلے میں خراشیں پڑ گئیں۔ وہ خاموشی سے اس بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ بنگلہ بے حد شاندار تھا، سفید رنگ کا یہ بنگلہ جہاں ہر چیز عالیشان تھی۔ وہ ہچکیاں لیتے بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ چمچماتا فرش، عالیشان فرنیچر، سب کچھ شاندار۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھی، جس پاؤں کے تلوے میں کانچ چبھا تھا ایڑیاں اٹھائے وہ بیڈ روم کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے ہناوے کا پاسپورٹ، ضروری کاغذات سب چاہیے۔ زمر خان نے خوف سے آنکھیں سکیڑیں۔ وہ بپھری شیرنی کی طرح اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ رخ موڑے موبائل سے ایک اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ زمر خان کی طرف وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تم مجھے کیا سمجھتے کیا ہو، خود کو 2 ٹکے کے گارڈ؟ وہ اس کی پشت پر حلق کے بل چیخی تھی۔ وہ پلٹا تھا اور پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ زمر خان کے گال پر جڑ دیا۔ وہ پورے بنگلے میں یہ شدت کی ضربیں گونجی تھی۔ زمر خان لڑکھڑاتے ہوئے اندھے منہ زمین پر جا گری تھی۔ اشمار کا CEO میں ہوں، وہ دہاڑا تھا۔ وہ بے یقین ہوتے سارا رخ موڑے التمش کو دیکھنے لگی۔ ہونٹ کے کونے سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ اتنے ظالمانہ طریقے سے اتنے ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے پاس آن بیٹھا تھا۔ التمش ملک اشیر ملک کا بیٹا، اس کا وارث، اس کی ہر چیز کا وارث۔ وہ زمر خان کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا۔ زمر خان سر نفی میں ہلاتے پیچھے کو گھسٹتی جا رہی تھی۔ وہ واش روم سے شاور لے کر نکلی تھی، پیروں تک آتے سفید باتھ روب میں ملبوس تھی۔ کمرے کے وسط میں اسے ٹھہرنا پڑا تھا۔
वो सोफे पर नीम दराज था, मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। सानिया कदम बेख्तियार पीछे की तरफ बढ़े थे। नाइस रूम। वो सोफे पर उंगलियां थरथराते हुए बोला था, पता है मुझे इस सब में क्या पसंद आया? वो उठकर बैठा था, अपनी बीयर्ड उंगलियों से नोची सातवां मरला। फरहाद दुर्रानी के लब सरगोशी में ढले थे, वो इसके लबों की जंबिश पड़ चुकी थी। ये सातवां मरला था। या अल्लाह, ये सातवां मरला था। वो अपने बालों को नोचते कमरे को देखती जा रही थी। सानिया को अपने लफ्ज जमातों में सुनाई थी। इसकी एक अदद बीवी भी थी, इसने ऐसी ही दरिंदगी इस पर भी ढाई थी, इसलिए तो इसने खुदकुशी कर ली। साथ में मरले से कूदी थी वो मुस्कुराते हुए सानिया को देख रहा था, लबों पर नर्म मुस्कुराहट, आंखों में नर्म तासुर। फरहाद दुर्रानी एक मसीहा था और यहाँ मसीहाई करने आया था। मेरी बीवी सातवें मरले से कूदी थी ना सानिया? वो पता नहीं पूछ रहा था या बता रहा था। सानिया पीछे की तरफ बढ़ने लगी, तेजी से दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। इसे अपनी गर्दन में एक तार महसूस हुई। फरहाद दुर्रानी पीछे से इसकी गर्दन में बिजली की तार डाल चुका था। झटके से खींचते सानिया को जमीन पर पटका। सानिया की पुश्त जमीन पर आने लगी थी। फरहाद दुर्रानी अब इसके ऊपर था, फर्श पर इसके गिर्द दोनों हाथ जमाए। वो इसे देख रहा था। फरहाद प्लीज। वो खौफ से सिसक उठी। वो निशान दिखाओ जो कल रात मैंने तुम्हें दिए। मुझे अपनी ढाई जिंदगी देखनी है। फरहाद ने अपने हाथ इसके गांव की डोरियों की तरफ बढ़ाया। नहीं प्लीज, खुदा के लिए। वो आंखें मीचते सिसकने लगी। वो सानिया के ऊपर से उठ गया था, सोफे पर जा बैठा। सानिया भी इसके कदमों में बैठी सिसक रही थी। वो तार का एक सिरा अपने हाथ पर लपेटे हुए था। सानिया को गैसो गसब से घूर रहा था। किसका क्या मेरे सर पर डाल रही हो? वो तैर से पूछ रहा था। सानिया बस इसे देखे जा रही थी। खौफ से हलक से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। ये खौफ फरहाद दुर्रानी का नहीं था, ये खौफ किसी और का था। मेरी बीवी सातवें मरले से कूदी थी, तुम भी आज सातवें मरले पर हो। ये ना हो तुम्हें भी यहीं से कूदना पड़ जाए। वो इसे वार्न करते उठाता, अपनी हुडी पर अच्छी तरह जमाते। वो इस फ्लैट से निकल आया था। इसके जाने के कुछ देर बाद सानिया ने इसे सातवीं मरले से कूद कर खुदकुशी कर डाली। उतरिए मोहतरमा। वो जरमिर से मुखातिब हुआ जो पूरे रास्ते सोती आई थी। 5 घंटों की ड्राइव करते वो यहाँ पहुंचा था। आर्यान खानजादा के मुखातिब करने पर वो बदहवास सी होती हुई उठी। वो हौंक ज़दा सी अपने सामने बुलंद व बांग इमारत को देख रही थी। शीशे के बुलंद व बांग इमारत सेंटोरस मॉल। वो 5 घंटे की ड्राइव करते इसे यहाँ लाया था, लेकिन क्यों? वो बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर आया था। मजबूरन जरमिश को भी उतरना पड़ा। वो इसके साथ मॉल में दाखिल हुई तो वो जरमिश की कमर में हाथ डालते इसे अपने करीब कर गया था। वो तहीर ज़दा हुई थी, कमरे में अजनबी बनकर रह रहा था। 5 घंटे की ड्राइव में एक बात नहीं की थी। तेवरी चढ़ाए बैठा हुआ था। जरमिश ने इसका हाथ अपनी कमर से हटाना चाहा। खड़ी रहो, मॉम को तस्वीर भेजनी है, यहाँ बीवी बनाकर नहीं लाया। वो इसे झिड़कते हुए मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोले तस्वीरें क्लिक कर रहा था। क्या बनाकर लाए हो? वो अभी भी इसका हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी। वो अच्छी खासी नाकाम हो रही थी। ये मुनाफकत भरा रवैया वो मजीद सहन नहीं कर पा रही थी। अपनी मॉम को दिखाने के लिए वो उसके साथ हंसता था, चिपकता था। मॉम की चहीती बहू। वो सख्ती से इसकी कमर में हाथ डाल गया था। मुस्कुराओ। वो उसके कान के पास झुकते सख्ती से बोला। सर में जबरदस्ती का मुस्कुराई थी। बच्चे का बाप अच्छा लग रहा है। वो कुछ तस्वीरें सिलेक्ट करके शाजमा खान को भेज रहा था। जरमिश ने देखा था, इसने वही तस्वीरें शाजमा खान को भेजी थी जिसमें वो अच्छा दिख रहा था। जरमिश ने इसे जली निगाहों से देखा। वो आसमानी रंग की पैंट पर खाकी रंग की ड्रेस पहने हुए था। बालों को सलीके से सेट किए वो बेहद हैंडसम लग रहा था, बिलाशुबा बेहद वजी। क्या देख रही हो? जरमिश एकदम सटपटा गई थी। वो इसे देखते हुए देख चुका था। वो खौफजदा हुई, कलस कर खुद को मलामत भी की। वो प्रिंस चार्मिंग तो नहीं था जो उसे देखते यूं खो जाए। पता नहीं क्या सोच रहा होगा। वो खुद को देखने लगी। सिल्वर जदा लिबास पर स्याह रंग की चादर ओढ़े हुए थी। बिना किसी आराश, बिना किसी मेकअप के वो इसके साथ थी। वो नाश्ता कर रही थी जब लॉर्ड साहब ने आकर कहा था,
1 मिनट से पहले बाहर आए, ज़रूरी काम है। वो कॉटेज के ज़ीने उतरते नीचे आई तो वो गाड़ी में बैठा था। इससे पहले वो कुछ पूछती, गाड़ी में बैठो का अंदिया दे दिया था। 5 घंटे की ड्राइव करते वो इसे यहाँ ले आया था। क्यों लाया था वो अभी तक समझ न सके। क्यों लाए हो? तस्वीर क्लिक करने वो संजीदगी से कहते आगे बढ़ गया था। वो तहीर ज़दा से खड़ी थी। 5 घंटे की ड्राइव करके वो इसे तस्वीरें खींचने के लिए लाया था। वो शौक थी। आर्यन ने गर्दन मोड़ते आईब्रो झुकाए, सवालिया निगाहों से इसे देखा। वो अपना गुस्सा दबाती इसके साथ चलने लगी। वो तहीर ज़दा से खड़ी थी। 5 घंटे की ड्राइव करके वो इसे तस्वीरें खींचने के लिए लाया था। वो शॉक्ड थी। आर्यन ने गर्दन मोड़ते आईब्रो झुकाए, सवालिया निगाहों से इसे देखा। वो अपना गुस्सा दबाती इसके साथ चलने लगी। बच्चे के बाप के नाकर्दा जराइम में एक और का इजाफा हुआ जाए तो इससे पहले बच्चे की शॉपिंग कर ली जाए। क्या ख्याल है? वो इसकी तरफ देखते कह रहा था। साथ ही मखमली गुलाबी रंग का एक फ्रॉक उठाते ट्रॉली में रखा। कैसे जुराएं? जरमिश ने बमुश्किल अपने आंसू रोके थे। बच्चों की हर चीज से नजरें चुराई। जब वो बच्चा ही इससे ले लेगा तो वो क्यों इन चीजों की तरफ देखे भी। यही कि वो पेट में 4 माह का हो गया था, फिर भी एक चीज बच्चे के बाप ने नहीं दिलाई। हो सकता है इस गलती पर भी मुझ पर गोली चला दो। मैं इतनी सी बात पर गोली क्यों चलाऊंगी? इसके तंज पर जरमिश का लहजा भरा गया था। हाँ, गोली क्यों चलाओगी? ये जुर्म इतना बड़ा नहीं। वो कुछ सोचते अपना सर खुजाने लगा। तुम पत्थर से सर फाड़ दोगी। वो इसके तंज पर अब निगाहें फिर गई थी। कुछ भी नहीं भूला था, बल्कि औरतों की एक तरह की एक एक बात याद रखे हुए था। मुझे कुछ नहीं लेना। जरमिश रोक फेरे खड़ी रही। ठीक है, तुम इधर बैठो, मैं किसी की मदद ले लेता हूँ। जरमिश ने हैरत से इसे मुड़ते हुए देखा। इस शॉपिंग के लिए मदद की क्या जरूरत थी भला? वो मुख्तलिफ रैक्स की तरफ बढ़ते बच्चों की चीजें रख रहा था। आर्यन की ट्रॉली में गुलाबी रंग की चीजों का ढेर लगा हुआ था। वो बेबी गर्ल के कपड़े खिलौने ट्रॉली में रख रहा था। वो तकरीबन 1.5-2 साल के बच्चे के कपड़े रख रहा था। खिलौनों में भी बार्बी डॉल, किचन सेट, टी सेट, इस तरह की चीजें रख रहा था। इसे मदद की वाकई में बहुत जरूरत थी। वो इसकी तरफ बढ़ी ही थी कि वो वहां खड़ी लड़की से मुखातिब हो चुका था। जरमिश रुक गई थी। मैम, मुझे अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करनी है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? बेहद सताशगी से कहा। जरमिश ने लक काटते आर्यन को देखा। माथे के सारे बल गायब थे जो इससे बात करते हुए खास तौर पर पेशानी पर पड़ जाते थे। कितने साल की है आपकी बेटी? वो लड़की मुस्कुराते हुए पूछने लगी। अभी वो दुनिया में नहीं आई। आर्यन की बात पर वो लड़की ट्रॉली में देखकर हंसी थी। तो फिर आप 2 साल की बच्ची की शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? वो हंसते हुए आर्यन की ट्रॉली से चीजें बाहर रखने लगे। बिला वजह की फ्री हो रही थी। जरमिश बुरी तरह तपी थी। चलिए मैं आपको बताती हूँ न्यूबॉर्न बेबी गर्ल के लिए क्या क्या लेते हैं। वो आर्यन के साथ साथ चलने लगी। जरमिश बमुश्किल खुद को कंपोज कर रही थी। मदद वो इससे भी ले सकता था। वो बच्चे की माँ थी आखिर। बच्चे की माँ नहीं आई साथ? जरमिश के कान खड़े हुए थे। वो आर्यन का जवाब सुनने के लिए बेचैन हुई। बच्चे की माँ बच्चे के बाप का हक ज्यादा समझती है। वो कहती है दूध पिलाने के लिए भी बच्चे का बाप किसी दूसरी औरत का बंदोबस्त करे। जरमिश का मुंह खुला था। ये सब इसने कब कहा? स्ट्रेंज, ऐसी भी माएँ होती हैं। जरमिश ने इस लड़की की आवाज सुनी। होती हैं, बेहद जालिम होती है। कई तो पेट में मारने की भी कोशिश करती हैं। वो संजीदगी से कह रहा था। जरमिश मुठियां दबोच गई थी। वो वहां पड़े एक तरफ आरामदाह सोफे पर बैठ गई। शौहर मौसूफ दूसरी औरत के साथ अटकलियां करने में मसरूफ था। वो दाएं बाएं हर जगह देख रही थी, बस सामने नहीं देख रही थी जहां आर्यन और वो लड़की खड़े शॉपिंग कर रहे थे। वो ये सब 5 मिनट ही बर्दाश्त कर सकी थी। उठकर वो इस सेक्शन के इस हिस्से की तरफ गई जहां खाली ट्रॉलीज रखी हुई थी। एक ट्रॉली घसीट कर लाते वो अब इसमें ब्लू रंग के कपड़े, खिलौने, कंबल, फीडर, हर चीज रख रही थी। ना देख रही थी वो न्यू बॉर्न बेबी के साइज के कपड़े हैं या फिर 1 साल या या ना 2 साल के बच्चों की। बस वो रखती ही जा रही थी। मकसद बस ट्रॉली भरना था। एक सरकारी अफसर की जेब खाली करनी थी। मैम, ये सारी चीजें 2 साल के बच्चे की हैं। वो बुरी तरह हड़बड़ाई जब वो उसके कान के पास आकर बोला था। बच्चे के बाप को प्रैक्टिस हो चुकी है। बच्चे की माँ समझ चुकी है। वो तंग कर बोली थी। खूंखार निगाह इस पर डाली। किस बात की प्रैक्टिस?
आर्यन ने बड़ा सा टेडी बियर उठाकर वापस रैक में रख दिया जो जरमिश ने ट्रॉली में रखा था। वजह टेडी बियर का बहुत बड़ा होना नहीं था, इसकी कीमत थी। वो सरकारी अफसर था, इतना बिल नहीं भर सकता था। दूसरी औरतों से मदद मांगने की प्रैक्टिस। जरमिश ने टेडी बियर फिर से ट्रॉली में रख दिया। वो भी कीमत देख चुकी थी, बच्चे का बाप ही इस सब की कीमत अदा करेगा, वो सोच चुकी थी। अच्छा वो तो बहुत अच्छी थी। वो हंसा था। दरमिश ने गुस्से से ब्यूटी एंड बीस्ट का सेट रखा जो 4 साल की बच्ची के खेलने के लिए बना था। वो क्यों हंसा था? बस इसी बात का गुस्सा आया था। और दूसरी औरतों को अच्छा भी तो कहा था, मेरी बेटी बीस्ट से नहीं खेलेगी। आर्यन ने वो सेट उठाकर वापस रख दिया। मगर मेरा बेटा खेलेगा। वापस ट्रॉली में रख दिया, बेटी होगी। वो पेन की जेबों में हाथ डाल गया था, निगाहें संजीदा, बेहद सख्त। बेटा होगा। वो सीने पर बाजू बांध गई, निगाहें शोला ज़दा, लब भींचे हुए। बेटी, आर्यन ने जोर देकर कहा। बेटा दांत पर दांत जमाएगा। ओके, सीज फायर करते हैं। वो दोनों हाथ ऊपर उठा गया था। "उह, आया ना अपनी औकात पर। जरमिश बड़बड़ाते हुए रुख मोड़ गई। ट्रॉली में मजीद कई और चीजें रखी, अब तो गुंजाइश भी नहीं बची थी। टोन्स ठीक रहेंगे, ट्विंस ठीक रहेंगे, बेटा भी और बेटी भी। क्या कहती हो? वो इसके करीब आकर बोला। जरमिश ने जब्त करते से देखा। तुम ऊपर से लिखवा कर नहीं लाए ट्विंस होंगे, तुम ऊपर से लिखवा कर लाई हो कि बेटा होगा। वो इसी के अंदाज में बोला। जरमिश के चेहरे पर सुर्खी दौड़ी थी। ओके, सीज फायर करते हैं। वो फिर से दोनों हाथ ऊपर को उठा गया। ना तुम्हारी ना मेरी, ट्रिपलेट्स। वो हाथ उठाए कह रहा था, ट्रिपलेट्स क्यों? इकट्ठे 4 ही पैदा कर देती हूँ तुम्हें। वो भड़क की उठी थी। सच में ऐसा हो सकता है? वो बेहद खुश हो गया था। 2 बेटे 2 बेटियां कैसा है? वो झुकते हुए पूछ रहा था। जरमिश रुख मोड़ गई थी। वो इसका मजाक बना रहा था, वो समझ गई थी। वो इसके लबों पर मुस्कुराहट देख चुकी थी। आजकल मुस्कुराहट तभी आती थी जब वो इसे जिच करके रख देता था। वैसे तुम 4 पैदा करो या 8, बच्चे सिर्फ इसके बाप की ही मलकियत होंगे, माँ का कोई हक नहीं होगा। इसने अपने कान में सरगोशी सुनी थी। जरमिश रुख न पलट सकी थी। वो दोनों ट्रॉलीज घसीटता हुआ काउंटर तक ले गया होगा। वो चादर से अपनी आंखें रगड़ते इसके पीछे आए। जो जो जरमिश ने चीजें ट्रॉली में रखी थी वो सबकी पेमेंट कर रहा था। एक चीज वापस नहीं की थी। वो जरमिश को लिए सेक्शन से बाहर आया। अब वो इसे लिए फूड कोर्ट की तरफ जा रहा था। लिफ्ट में दाखिल होते भी जरमिश की आंखें गुलाबी हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ दोबारा नहीं देखा था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो हम याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।